आज के इस वीडियो में हम लोग पावर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। पावर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? कहने का मतलब कि जहाँ से पावर जनरेट होता है, फिर उसको ट्रांसमिट किया जाता है और फिर लोड तक पहुँचाया जाता है। तो इस चीज़ को हम लोग किस प्रकार से दिखाते हैं, इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये ज़रूरी क्यों होता है? चूँकि हम लोग इसके बाद शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट करंट का कैलकुलेशन फाइंड करने वाले हैं कि शॉर्ट सर्किट का वैल्यू, शॉर्ट सर्किट जब आता है तो करंट का वैल्यू क्या होता है। उस चीज़ में हमको इसका ज़रूरी होगा कि कौन कौन से कंपोनेंट कहाँ पे होते हैं और उसका वैल्यू कितना होता है। तो यही चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे कि पावर सिस्टम में जो जो इक्विपमेंट लगे होते हैं उन सभी से पावर सिस्टम जो बनता है उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं। तो दिखाने के जो मेनली जो तरीके हैं वो हमने लिखा है। पहला होता है सिंगल लाइन डायग्राम, दूसरा इम्पीडेंस डायग्राम और तीसरा रिएक्टेंस डायग्राम। इसी को हम लोग एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है सिंगल लाइन डायग्राम। ये क्या होता है और कैसे ड्रॉ करते हैं इसको, यही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा सिंगल लाइन डायग्राम। चूँकि हम लोग जो ट्रांसमिशन करते हैं, जनरेशन करते हैं, वो कितने फेज में होता है? 3 फेज में जनरेशन होता है और ट्रांसमिशन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम जो बनाते हैं वो किसी एक फेज के लिए मानते हैं और जो चीज़ें हमको कैलकुलेट करना होता है, इसके प्रॉपर्टी क्या होंगे, फॉल्ट आएंगे तो क्या क्या वेरिएशन होगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, एक एक फेज के लिए ही क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब ये ड्रॉ कैसे होता है सिंगल लाइन डायग्राम, पहले बोलते किसको हैं? तो वैसा डायग्राम जिसमें हम लोग पावर सिस्टम के कंपोनेंट को एक स्पेशल सिंबल के द्वारा क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक सिंबल के द्वारा हम लोग पावर सिस्टम के कंपोनेंट को दिखा देंगे। कनेक्ट कैसे उसको करेंगे एक दूसरे से, तो एक दूसरे से कनेक्शन कैसे करेंगे, तो एक लाइन के द्वारा क्या कर देंगे, कनेक्शन कर देंगे। यानी वैसा डायग्राम जिसमें पावर सिस्टम के सभी कंपोनेंट को एक सिंगल लाइन के द्वारा क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं और उसके इक्विपमेंट को एक सिंबल के द्वारा क्या करते हैं, दिखा देते हैं। तब उस डायग्राम को क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम। ऐसा हम लोग करते क्यों हैं? क्योंकि सभी कंपोनेंट को दिखाना पॉसिबल नहीं है। सिंगल लाइन डायग्राम हम लोग फॉल्ट कैलकुलेशन के लिए या जो भी वेरिएशन होते हैं उन सभी का कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन सिंपल हो, आसान हो, ज़्यादा क्रिटिकल नहीं हो, इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम का यूज़ करते हैं। अब ड्रॉ कैसे करते हैं जरा इस बात को देखिए। पावर सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जनरेटर, यानी सबसे पहले जनरेटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई को जनरेट कर लेते हैं, पावर को जनरेट कर लेते हैं। ये उसके बाद कहाँ पे भेजा जाता है, तो हम लोग सर्किट ब्रेकर लगाते हैं। उसके बाद एक्चुअल में सर्किट ब्रेकर का बस इतना काम है कि वो सर्किट को ब्रेक करे, जनरेटर को जो भी अदर कंपोनेंट है उससे अलग करे। तो जितने सारे कंपोनेंट आपको लगे होंगे उन सभी कंपोनेंट के बाद और पहले सर्किट ब्रेकर होते हैं। एक्चुअल में जनरेटर से जो सप्लाई जाता है वो कहाँ जाता है, बस बार के पास जाता है। कहाँ पे जाता है, बस बार के पास। अब बस बार और जनरेटर को अलग करने के लिए बाय द वे जो भी फॉल्ट आए उन सभी को, फॉल्ट सेक्शन को हेल्दी सेक्शन से अलग करने के लिए हम लोग क्या यूज़ किए हैं, सर्किट ब्रेकर। यानी अगर इसमें फॉल्ट आ जाएगा तो यहाँ से हटा देंगे, या इधर और कहीं आएगा तो इसके बाद भी हम क्या लगा देंगे, एक सर्किट ब्रेकर लगा देंगे। ये तो हो गया जनरेटर के बाद। यानी सबसे पहले जनरेटर, उसके बाद कौन सा कंपोनेंट है, बस बार। इस सर्किट ब्रेकर के बाद जो हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं, जो वोल्टेज का वैल्यू जनरेट करते हैं वो कितना वोल्टेज पे होता है, 11 किलो वोल्ट पे होता है
लेकिन क्या हम लोग ट्रांसमिशन भी 11 वोल्ट पे करते हैं, 11 किलो वोल्ट पे? नहीं, इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं, मतलब वोल्टेज के वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो इसके लिए जो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा वो क्या यूज किया जाएगा, ट्रांसफार्मर यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, ट्रांसफार्मर। और ये किस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, यानी हमने ट्रांसफार्मर यूज कर लिया। अब जब वोल्टेज का वैल्यू को हम लोग बढ़ा दिए तब क्या होगा, वोल्टेज के वैल्यू को बढ़ाने के बाद क्या होगा, तो वोल्टेज के वैल्यू को बढ़ाने के बाद इसको क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। मान लीजिए ये ट्रांसमिशन हो गया। लेकिन जरा बात बताइए, ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट होगा तो हमको उससे पहले क्या इक्विपमेंट यूज करने होंगे। अगर ट्रांसमिशन लाइन को अलग करना होगा तो फिर से वही बात आएगी कि यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर लेंगे, सर्किट ब्रेकर यूज कर लेंगे। तो बस सर्किट ब्रेकर दिखाने का मतलब ये है कि किसी भी कंपोनेंट को फॉल्ट आने के कंडीशन में हम लोग एक एक कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। यानी आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर किसी भी एक कंपोनेंट में, बाय द वे इसमें फॉल्ट आया तो हम लोग यहाँ से सर्किट ब्रेकर को हटा करके बाकी सेक्शन को अलग कर देंगे। बस बार में अगर फॉल्ट आता है तो देखिए दोनों तरफ से हम इसको बस बार को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। अगर ट्रांसफार्मर में आता है जो जनरेटिंग स्टेशन के पास है, इसमें अगर फॉल्ट आता है तो इसको हम लोग अलग कर देंगे। उसी प्रकार से अगर ट्रांसमिशन लाइन में आता है फॉल्ट तो इसको भी हम लोग अलग कर देंगे। यानी हमने ट्रांसमिशन किया और उसके बाद हम लोग क्या यहाँ पे यूज करेंगे, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम लोग यूज कर लिए सपोज कीजिए। लेकिन जरा बताइए, क्या अभी ट्रांसमिशन लाइन पूरी की पूरी तरीके से अलग हुआ है? नहीं हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी क्या यूज होगा, एक सर्किट ब्रेकर यूज होगा। क्या यूज हुआ, सर्किट ब्रेकर। यहां से आपको दिख गया होगा कि यहाँ पे एक कंपोनेंट हो गए, ये हो गया ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन ये हो गया, ये फिर से सर्किट ब्रेकर, और ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, यानी जब हमने वोल्टेज को वैल्यू को कम कर दिया तो जहां पे भी हमको लोड का रिक्वायरमेंट है या जहां पे भी हमको सप्लाई देना है उस चीज को हम लोग सप्लाई क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। मान लीजिए कि हमने ये सप्लाई किसको दे दिया, एक मोटर को दे दिया। लेकिन बताइए क्या हम इस ट्रांसफार्मर को फॉल्ट के केस में आइसोलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यानी यहाँ पे भी हम लोग यहाँ क्या यूज कर लेंगे, एक सर्किट ब्रेकर यूज कर लेंगे। अब आप इस तरीके से देख पाएंगे कि पावर सिस्टम के जो भी कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं, देखिए जनरेटिंग स्टेशन, उसके बाद बस बार, उसके बाद क्या है, ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन, उसके बाद फिर से ट्रांसफार्मर। अब यहाँ के बाद हमने लोड लगा दिया। आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या था कि यहाँ पे भी हम लोग क्या करते, इसके बाद हम एक बस बार बना देंगे। क्या बना देंगे, डिफरेंट अगर रिक्वायरमेंट हो तो इसके बाद भी हम क्या कर देंगे, बस बार का कनेक्शन कर देंगे और फिर से हम लोग सप्लाई लेकर के सर्किट ब्रेकर लगा करके लोड के पास कनेक्शन कर देंगे। तो आप पाएंगे कि जो भी आपको यहाँ पे कंपोनेंट दिख रहे हैं पावर सिस्टम के, सभी कंपोनेंट को हम लोग सर्किट ब्रेकर के माध्यम से अलग अलग क्या कर सकते हैं, पॉसिबल कर सकते हैं। यह हुआ सिंगल लाइन डायग्राम। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सारे कंपोनेंट को दिखा रहे हैं, लेकिन क्या इतना ही कंपोनेंट होते हैं? नहीं, इसके बाद भी यानी जो कंपोनेंट यहाँ पे दिखाए हुए हैं इसके अलावे भी पावर सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन हम सभी कंपोनेंट को नहीं दिखाते हैं क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। हम लोग को फॉल्ट करंट को कैलकुलेशन करना है तो उस चीज़ में जो रिक्वायर्ड होता है, यानी जिस पर्पस के लिए हम बना रहे हैं उस पर्पस को ध्यान में रखते हुए जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड है उसी के लिए सिंगल लाइन डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। अब इसके साथ आप इसका सिंबल के साथ इसके रेटिंग को भी दिखा सकते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर ये 11 किलो वोल्ट जनरेट कर रहा है
तो उसके बाद ये ट्रांसमिशन 11 किलो वोल्ट से कितना कर देगा, सपोज कीजिए कि 400 किलो वोल्ट कर देगा। तो यानी रेटिंग के अकॉर्डिंग भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं या सिंगल लाइन डायग्राम में हम लोग दिखा सकते हैं। लेकिन इसके द्वारा हम लोग फॉल्ट करंट का वैल्यू को कैलकुलेशन नहीं करते हैं। तो इसी कंपोनेंट को हम लोग एक दूसरे डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं। जो कंपोनेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसी कंपोनेंट को हम एक दूसरे डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं, जिसका नाम होता है इंपेडेंस। क्या होता है इंपेडेंस डायग्राम। चलिए उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जरा इस बात को समझिए। देखिए यहां पे आपको क्या दिख रहा है, जनरेटर। यानी जनरेटर क्या करेगा, वोल्टेज के वैल्यू को क्या करेगा, जनरेट करेगा। यानी अगर हम एक एक करके इस कंपोनेंट को दिखाएं तो आप पाइएगा कि ये वोल्टेज के वैल्यू को जनरेट करता है और जनरेटर का कुछ अपना इम्पेडेंस का वैल्यू होगा। इम्पेडेंस कहने का मतलब कि रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस दोनों होंगे। उसी प्रकार से इसके बाद आपको कौन सा कंपोनेंट दिख रहा है, ट्रांसफार्मर। तो अब बोलिएगा बस बार, तो बस बार बस कनेक्ट करने का काम करता है। जिस प्रकार से यहाँ पे लाइनिंग आपको दिख रहा है, डिफरेंट सेक्शन में सप्लाई देने के लिए यूज करते हैं। तो इसका यहाँ पे इम्पेडेंस के लिए कोई टर्म नहीं है, यानी इम्पेडेंस इसका कंसीडर नहीं किया जा रहा है। उसके बाद आता है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर को आप रिप्रेजेंट करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर को हम दिखाते कैसे हैं। तो यानी सबसे पहले जनरेटर का एक सोर्स के जैसा काम करेगा। जनरेटर सोर्स वोल्टेज से सोर्स हमने माना, फिर उसका कुछ इंपेडेंस होगा। अब हमको पावर सिस्टम को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इंपेडेंस डायग्राम के द्वारा हमको इस ट्रांसफार्मर का रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। तो ट्रांसफार्मर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, अगर वो हम जान जाएं तो बिल्कुल इस ट्रांसफार्मर को इस वोल्टेज सोर्स में हम लोग क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। फिर क्या बचा, ट्रांसमिशन लाइन। आपने ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़ा होगा, अलग अलग तरीके से हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 2 पोर्ट नेटवर्क में पढ़ना होता था, एक पाई मेथड होता था, एक टी मेथड होता था। इस प्रकार से अलग अलग मेथड के द्वारा हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हमको पता हो तो पहले हम ट्रांसफार्मर को, फिर उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन को, फिर दोबारा किसको, ट्रांसफार्मर को, और फिर उसके बाद लोड को हम लोग उसके इंपेडेंस के द्वारा क्या करेंगे, दिखा देंगे सिंबल के द्वारा। तो ये होगा तरीका। यानी अब उसके बाद हम क्या बना रहे हैं, इंपेडेंस डायग्राम बना रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। ध्यान ये रखिएगा कि सबसे पहले जनरेटर, फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर, फिर से लोड। देखिए इंपेडेंस डायग्राम को दिखाने के लिए सबसे पहले क्या था, तो जनरेटर। जनरेटर को हम लोग एक वोल्टेज सोर्स के जैसा कंसिडर कर रहे हैं, यानी वोल्टेज को क्या करेगा, जनरेट करेगा। अब जनरेटर की कुछ इंपेडेंस होते हैं और कुछ उसका रेजिस्टेंस होता है, यानी रिएक्टेंस प्लस रेजिस्टेंस दोनों मिलाकर के क्या हुए, इंपेडेंस हुआ। जनरेटर के जस्ट बाद ट्रांसफार्मर थे। एक्चुअल में जनरेटर के बाद सर्किट ब्रेकर था, बस बार था, फिर सर्किट ब्रेकर और उसके बाद ट्रांसफार्मर। लेकिन सर्किट ब्रेकर का बस काम इतना है कि सर्किट को ब्रेक करना, इसलिए उसका इम्पेडेंस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। फिर था बस बार, उसका काम बस कनेक्शन प्रोवाइड करना होता है, तो उसका भी इम्पेडेंस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। यानी इसके बाद जो आता है ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। ये होता है ट्रांसफार्मर के इनपुट साइड का इम्पेडेंस और उसके बाद आउटपुट साइड का इम्पेडेंस। तो ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जहां जनरेशन के बाद जो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, जिसका काम क्या होता है, वोल्टेज के वैल्यू को इंक्रीज करना। तो उसको हम लोग दिखा दिए। यानी यहां से अगर इसको हम दिखाएं इम्पेडेंस डायग्राम के केस में, तो ये वाला पार्ट हो गया जनरेटर का और ये वाला पार्ट हो गया
स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसके बाद क्या था? ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन को कैसे दिखाते हैं हम लोग 2 पोर्ट नेटवर्क जब पढ़ते हैं तो अलग अलग तरीके होते हैं ट्रांसमिशन लाइन को दिखाने के लिए, जिसमें से एक इम्पोर्टेंट होता है जिसको हम लोग पाई मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई। तो वो वाला यूज करते हैं। पाई वाला में क्या होता है कि ये इसके रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस, यानी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के साथ इम्पिडेंस हुआ और फिर शंट कैपेसिटेंस होते हैं दोनों साइड में। तो ये हमने जो दिखा दिया वो किसको दिखा दिया? हमने ये ट्रांसमिशन लाइन को दिखा दिया। ट्रांसमिशन लाइन के बाद क्या होता है? जस्ट इसके बाद होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को दिखाने से पहले हम इसको दिखा देते हैं कि ये जो पार्ट है वो क्या है? ट्रांसफार्मर या ट्रांसमिशन लाइन। अब इसके बाद फिर से ट्रांसफार्मर होगा, उसको हम लोग दिखाते हैं। ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इसके बाद क्या होता है? सिंपल सा लोड। तो लोड को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो लोड के लिए हम एक क्या लगाते हैं? मोटर लगाते हैं। तो मोटर के इम्पिडेंस को हम लोग कैसे दिखाएंगे? मोटर के इम्पिडेंस को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे? रजिस्टर और इंडक्टर। यानी यहाँ से हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये हो गया लोड। यानी हमने कंपोनेंट तो दिखाया है, लेकिन कंपोनेंट के कौन से एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या उसके फ्रीक्वेंसी को दिखा रहे हैं? क्या करंट के वैल्यू को दिखा रहे हैं इसमें? क्या वोल्टेज के वैल्यू को दिखा रहे हैं? एक्चुअल में नहीं। हम लोग क्या दिखा रहे हैं? उसके इम्पिडेंस के वैल्यू को दिखा रहे हैं, यानी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के वैल्यू को दिखा रहे हैं। तो जो ये हमने डायग्राम बनाया, किसका डायग्राम बनाया? पावर सिस्टम का। पावर सिस्टम का। तो जब हम लोग पावर सिस्टम के कंपोनेंट को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? उसके इम्पिडेंस के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तब उस डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पिडेंस डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पिडेंस डायग्राम। अब इसी से बनता है रिएक्टेंस डायग्राम। क्यों बनता है, जरा इस बात को समझ लीजिए। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन को जब हम लोग फॉल्ट सर्किट कैलकुलेट करेंगे पावर सिस्टम में, तो हम लोग को इम्पिडेंस का जरूरी होगा कैलकुलेट करना। इसी पे बेस्ड होता है। ये बात हम लोग आगे देखेंगे कि फॉल्ट करंट का कैलकुलेशन में कैसे इम्पिडेंस का रोल होता है और रिएक्टेंस का रोल होता है। तो यहां से भी आप पाएंगे कि जो आपको सर्किट मिल रहा है या डायग्राम मिल रहा है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। इस चीज से बचने के लिए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि सर्किट में जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है वो क्या होता है? ना के बराबर होता है। किसके कंपेयर में? तो रिएक्टेंस के कंपेयर में। इसलिए उसको निगलेक्ट करते हैं। लेकिन क्या निगलेक्ट करने से एरर नहीं आएंगे? बिल्कुल एरर आएंगे। लेकिन हम लोग मान करके चलेंगे कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है? कम है, इसलिए उसको निगलेक्ट करेंगे। थोड़ा बहुत एरर आएगा, उसको कंपनसेट किया जाएगा। तो ये हुआ इम्पिडेंस डायग्राम। इसके बाद इसी डायग्राम को हम लोग किस में चेंज कर देते हैं? रिएक्टेंस डायग्राम में। क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है, रिएक्टेंस के कंपेयर में क्या होता है? कम होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं। अब उसके तरीके होते हैं निगलेक्ट करने के। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू रिएक्टेंस के वैल्यू का 1/3 होता है, यानी 1/3 होता है, तब जो एरर आते हैं वो अबाउट 5% तक एरर आ जाता है।
लेकिन अगर यही रेजिस्टेंस का वैल्यू x/2 यानी रिएक्टेंस का आधा होता है, तब एरर का वैल्यू कहाँ तक पहुँच जाता है? 12% तक। तो हम लोग जब रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं तो हम लोग ये मान करके चलेंगे कि क्या होगा, एरर कुछ आएंगे। लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग रेजिस्टेंस के वैल्यू को अगर निगलेक्ट कर दें, तब जो डायग्राम बनता है उस डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिएक्टेंस डायग्राम बोलते हैं। यानी इसको दिखाने के लिए हम लोग सबसे पहले एक जनरेटर ड्रॉ करते हैं, फिर जनरेटर का क्या होगा? कुछ रिएक्टेंस होगा। हमने बताया आपको कि रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं, तो रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ हटा दिए। अब ट्रांसफार्मर का क्या? इनपुट का रेजिस्टेंस होगा। फिर से रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करेंगे तो कौन सा बचेगा? रिएक्टेंस बचेगा। अब इसकी जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट थे और वाइंडिंग कंपोनेंट थे, उस चूंकि वो भी बहुत कम होते हैं, तो उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं। यानी ट्रांसफार्मर का टोटल मिलाकर के ये जो दिख रहा है आपको, रिएक्टेंस किसका है? ये रिएक्टेंस है ट्रांसफार्मर का। फिर उसके बाद क्या आया था? ट्रांसमिशन लाइन। ये किसका हो गया रिएक्टेंस? ट्रांसमिशन लाइन का। और फिर उसके बाद कौन सा आता था? फिर से ट्रांसफार्मर था, तो ट्रांसफार्मर का हमने कर दिया। और उसके बाद क्या था? लोड था। तो इस तरीके से हम लोग अपने कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए जो इम्पीडेंस डायग्राम था उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए? रिएक्टेंस डायग्राम में। तो ये होता है पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके जो हमने आपको बता दिया। अब ऐसा करने से होता क्या है? तो जब हम लोग उस सिंगल लाइन डायग्राम को इम्पीडेंस डायग्राम में चेंज किए, फिर उसको इम्पीडेंस को रिएक्टेंस में चेंज किए, तो जो फॉल्ट कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, वो फॉल्ट कैलकुलेशन हम लोग को क्या मिल जाता है? सिंपल हो जाता है कैलकुलेट जब करते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि फॉल्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं और फॉल्ट करंट का वैल्यू कितना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, देखते रहिए।